जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं सीटेट का आपका एक ऐसा पेपर लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं जिसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप उन प्रश्नों को बार बार रट लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यही पेपर है जो आपको मिलेगा इस बार के जुलाई वाले एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल ध्यान से इस पूरे PDF को आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर, और इसको आप लोग बिल्कुल अपने जहन में बैठा लें कि यही वो पेपर है जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा जब से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। तो चैनल से अगर अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी क्लासेस बहुत सारी मिलने वाली है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखेंगे पहला क्वेश्चन जो कि आपका भाग 1 CDP का है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। तो पहला क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं व्याख्यान विधि है, सामूहिक परिचर्चा है, प्रोजेक्ट विधि है और सहभागी विधि। इन सभी में कौन सा पूरा प्रजातांत्रिक नहीं है, कौन सी शिक्षण विधि, तो ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट का ए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। जो ब्लूम का वर्गीकरण था यानी टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया गया था, तो वो आपका भावात्मक पक्ष में निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज्ञान। और जो भावात्मक पक्ष से संबंधित स्तर थे वो कौन कौन से थे, वो था आग्रहण था, प्रतिक्रिया था, अनुमूल्य था, संगठन था, स्वाभाविकरण था, ये सारे के सारे थे। बाकी ज्ञान जो था ये नहीं था। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो शिक्षण के टोटल 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से, स्मृति स्तर पहला होता है, दूसरा अवबोध स्तर होता है और तीसरा होता है आपका चिंतन स्तर। लेकिन आपका अभिप्रेरणा जो है ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चौथा देखेंगे। चौथे में क्या कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश के बीच की संगति है। तो चौथा का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप पढ़ेंगे तभी देखिए CDP आपका मतलब 30 में 30 का स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है। अगर आप बेहतर पढ़ लेते हैं तो 30 में आप 30 कर पाएंगे। और अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, अगर आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू कर दिया फिर भी आपके मार्क्स सही नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझसे बताएं और मैं आपको बिल्कुल आसान वे में आपको CDP प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आप बेहतर कर पाएंगे। और जो मैं क्लासेस ये ले रहा हूँ तो इसको आप लोग पूरी देखें जिससे कि आपका बेहतर हो सके। और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो 5वें का देखेंगे। तो 5वें का जो सही ऑप्शन होगा, इसमें जो सही ऑप्शन है देखिए प्रश्नोत्तर, निगमन, आगमन या फिर समस्या समाधान। तो जो प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है वो 5वें का सही ऑप्शन समस्या समाधान हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठे में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मक के तत्वों के संबंध से में सही है। जो सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है, छठे का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ये सृजनात्मक तत्वों के संबंध में है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। तो ये वही ऑप्शन क्वेश्चन रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक के जो सीखने का गौण नियम था 8वां देखेंगे। इसमें टोटल थॉर्नडाइक ने 8 नियम दिए हुए थे सीखने के। गौण नियम जो थे इनके 5 थे टोटल। पहला था बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा था मनोवृत्ति का नियम, तीसरा था आंशिक क्रिया का नियम, चौथा था सादृश्यता का नियम और 5वां था साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। ये इनके गौण नियमों में शामिल नहीं है जो कि सीखने का गौण नियम था। इसके अलावा सारे हैं। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है। दोस्तों, जो कोई व्यक्ति अगर स्कूटर चलाता था लेकिन अब वो कार चला रहा है तो कुछ चीज़ें उसको स्कूटर वाली वहाँ अप्लाई करनी होती हैं, तो वो कौन से नियम के अंतर्गत आएगी, कौन से अधिगम के अंतरण, ये आपको बताना है। तो 9वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसे कहेंगे ऊर्ध्व अंतरण, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। जो संप्रेषण संबंधी अक्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। तो 10वां का सही ऑप्शन हो जाएगा डिस्फेसिया, ठीक। डिस्फेसिया एक भाषा या फिर वाक संबंधी विकृति है जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति या व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं, मतलब वो ज़्यादा विचार विमर्श नहीं कर पाते, ठीक है, उसे अक्षमता कहेंगे।
मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? जो मंदित मना बालक होते हैं उनकी शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त हो सकता है? तो 11वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वैयक्तिक अनुदेशन। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ये आपका सीटेट का रिपीट क्वेश्चन होगा, ये सारे सीटेट में आपको मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, विकास एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, या फिर वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें से एक गलत है, वो आपको बताना है। तो 12 का जो सही ऑप्शन होगा विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक, देखिए विकास और ग्रोथ मतलब वृद्धि, विकास और वृद्धि, इसको आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। विकास और वृद्धि जो कि एक ग्रोथ होता है, एक डेवलपमेंट होता है। वृद्धि ग्रोथ होती है और विकास जो होता है डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो विकास होती है, लेकिन वृद्धि जो होती है मैच्योरिटी के बाद ये थम जाती है, मतलब रुक जाती है। अब यहाँ पर बता रहा है कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। दोस्तों विकास एक मात्रात्मक नहीं बल्कि मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। तो क्योंकि शरीर के जो गुणात्मक प्रक्रिया होती है, गुणात्मक परिवर्तन होता है, वो आपका विकास कहलाता है। मात्रात्मक तो आपका एक प्रकार का ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो जो विकास होगा ये आपका क्या है, गुणात्मक प्रक्रिया है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। क्षेत्रीय विषय विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहेंगे? तो 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका अभिक्षमता कहलाएगा। कुछ क्वेश्चन है जो बहुत आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको परेशान करने की ताकत रखते हैं। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की संज्ञात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है, ठीक है। जो ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था है पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 15वां, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जो संबंधित नहीं है? तो 15वें के जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएंगे आपके फ्रायड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 16, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? जो समस्या समाधान होता है उसमें कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो बाधक नहीं है? तो 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सूझ या अंतर्दृष्टि होता है। समस्या समाधान की एक विधि है जिसमें प्राणी अपने सम्मुख उपस्थित समस्यात्मक परिस्थिति पर पूर्ण विचार करके समस्या का समाधान खोजता है, ठीक है। तो ये इसके लिए बाधक नहीं है, बाकी और सारी चीज़ें बाधक हो सकती हैं, ठीक। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? तो संवेग के बारे में अगर देखेंगे तो 17वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए मैकडूगल जो थे इनके द्वारा 14 प्रकार के संवेग बताए गए हैं। पहला था, अगर वैसे ही मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ, भय है, क्रोध है, घृणा है, वात्सल्य है, करुणा है, कामुकता है, आश्चर्य है, आत्महीनता है, आत्माभिमान है, एकाकीपन है, भूख है, अधिकार है, वृत्तिभाव है, आमोद है। ये सारे के सारे क्या है, संवेग है। लेकिन आमोद जो है आपका, ये आपका संवेग एक प्रकार मतलब निम्न में एक इसमें से एक कौन सा आपका संवेग है? तो आमोद जो है ये आपका संवेग है, बाकी और सारे के सारे नहीं हैं। और टोटल 14 संवेग हैं, किसने बताया था? मैकडूगल ने, ठीक। FIACS मतलब FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? जो फियाक्स है यानी FIACS है। 18वें के जो देखें तो इसका जो ये जो है मैड ए फ्लैंडर से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इनके बारे में अगर देख लें तो 1959 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की जो कक्षा के अंतर्गत अंतर्क्रिया को स्पष्ट करता है। कौन? FA फ्लैंडर, ठीक। आगे बढ़ेंगे। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। 19वें में क्या कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? प्रश्न कौशल का मतलब वो कि जब आप प्रश्नों को अभ्यर्थियों के सामने पूछें तो अभ्यर्थियों से पूछे जाने वाले, छात्रों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही प्रश्न कौशल के तहत किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पर आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का उपयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। इसमें कौन सा सही नहीं है? तो 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा
हाँ अथवा ना वाले उत्तर प्रश्नों को बढ़ाना, मतलब ऐसा प्रश्न पूछो जिसको डिस्क्रिप्शन मतलब कि थोड़ा व्याख्यात्मक रूप से छात्र जवाब दें, ना कि हाँ या ना। जैसे कोई भी प्रश्न हो सकता है, तो आपके किताबी प्रश्नों को आपको ऐसे पूछना है जिसको वो व्याख्यात्मक रूप से उनका जवाब दें। तो ऐसे प्रश्न जिसको हाँ या ना में जवाब देना होता है, ऐसे प्रश्नों को कोशिश करें कि ना पूछें। तो ये प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीकी है? तो व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपित तकनीकी है वो 20 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, साक्षात्कार। ठीक, यानी कि इंटरव्यू। सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं। तो 21 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उद्भवन। ठीक, आगे बढ़ेंगे। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो भाषा बोली जाने वाली होती है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है 22वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ध्वनिग्राम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसे जो है स्वनिम भी कहते हैं। ठीक है, जो ध्वनिग्राम होता है इसे स्वनिम भी कहते हैं। कभी कभी अगर स्वनिम दे देगा तो आप उसे टिक करेंगे। इसका देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो 23वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है ये क्या होता है? तो 24वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा एक, देखिए सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो अश्रेणीयन शिक्षण होता है। इसको कह सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण निश्चित श्रेणी क्रम का अनुसरण करता है और इसके टोटल 6 सोपान होते हैं। ठीक, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये अश्रेणीयन शिक्षण होता है, इसके टोटल 6 सोपान होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। तो 25वें का जो सही ऑप्शन होगा इसमें बताना है कि कौन किससे संबंधित है। हल जो होता है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका प्रलोद या अवकलन सिद्धांत से संबंधित है, यानी ए वाला जो है चौथा से संबंधित है। ठीक, मैकडूगल जो है ये अभी मैंने आपको बताया था मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक, यानी कि बी वाला 2 के सामने बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद तीसरा है फ्रायड जो कि मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित है, ये भी सही है। चौथा है आपका मैस्लो जो आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित है, मतलब ये कि आपका 1 का 4 बी 2 3, देखिए 1 का 4 बी 2 3 और 1, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? अभिक्रमिक अनुदेशन का जो सिद्धांत होता है निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, ये आपका अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, जबकि अभिक्रमिक अनुदेशन के 5 सिद्धांत हैं। पहला है लघुपदीय सिद्धांत, दूसरा है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है पुनर्बलन का सिद्धांत, चौथा है स्वगति का सिद्धांत और 5वां छात्र परीक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हैं। इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो 27 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रक्रिया प्रसूत व्यवहार। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो 28 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा संकेत अधिगम। और 29वां क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। जो शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाता है। ठीक, उसके बाद 30वां क्वेश्चन देखेंगे जो कि CDP का ये अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व तो नहीं है? तो 30वें का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका पुनर्बलन। दोस्तों CDP के आपके 30 में 30 क्वेश्चन 30 हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी आपको। मैं डेली ऐसी क्लासेस जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं डेली प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। इस तरह की और वीडियो के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।